नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य अध्ययन की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में भौतिक विज्ञान के प्रकाश चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कवर किया जाएगा। याद रखिएगा, इसमें पूर्व में आए हुए प्रश्नों के साथ साथ संभावित प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी जानते हैं कि प्रकाश चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण का परास कितना होता है। तो याद रखिएगा, सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से 10 की पावर 6 नैनोमीटर तक होता है। यदि हम सौर विकिरण का विभाजन करें और उनके तरंगदैर्ध्य को देखें तो इसमें सबसे पहला है परावैगनी विकिरण। याद रखिएगा, परावैगनी विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होता है। वहीं अगर हम दृश्य प्रकाश की बात करें तो इसका परास 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता है। वहीं अगर हम औरत किरणों की बात करें तो याद रखिएगा, औरत किरणों का परास 700 नैनोमीटर से लेकर 10 की पावर 6 नैनोमीटर तक होता है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो दृश्य प्रकाश का जो परास है, इसको एक बार एंगस्ट्रॉम में भी पूछा गया है। तो याद रखेंगे, अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में देखें तो ये 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक आता है इसका परास। अगला देखिए, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो दृश्य प्रकाश है ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है और ये विद्युत चुंबकीय विकिरण का वो भाग है जो मानवीय आंख से देखा जा सकता है। यदि आप सर्वाधिक सुग्राही तरंगदैर्ध्य को समझें तो याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जा चुका है कि सर्वाधिक सुग्राही तरंगदैर्ध्य कौन सी होगी। तो याद रखिएगा 5500 एंगस्ट्रॉम या 555 नैनोमीटर। यदि रंग की बात करें तो पीले और हरे रंग की जो प्रकाश किरणें हैं वो सर्वाधिक सुग्राही होती हैं। याद रखिएगा, ये पूर्व में भी पूछा जा चुका है प्रश्न और आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के 2021 के प्रीलिम्स में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन से रंग के प्रकाश की किरणें सर्वाधिक सुग्राही होती हैं। तो आपका सही जवाब होगा पीले और हरे रंग की। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो कैसी है। तो याद रखिएगा, जो प्रकाश की प्रकृति है वो दोहरी प्रकृति है। पहला जो है वो है प्रकाश को अगर हम तरंग के समान देखें और दूसरा है प्रकाश को कण के समान देखें। यदि हम प्रकाश को तरंग के समान देखें तो इसमें आप उदाहरण के तौर पर व्यतिकरण को देख सकते हैं, विवर्तन और ध्रुवण। और यदि हम प्रकाश के कण के समान उसकी प्रकृति को देखें तो इसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव आता है और कॉम्पटन का प्रभाव आता है। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्यों। याद रखिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य और विवर्तन बहुत छोटा होता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रकाश तरंगे जो हैं क्या वो निर्वात से गुजर सकती हैं। तो आपका जवाब होगा हाँ, जो प्रकाश तरंगे हैं वो निर्वात से गुजर सकती हैं, लेकिन जो ध्वनि तरंगे हैं वो निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं। दूसरी बात, आपसे ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं। तो आपका जवाब होगा ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और ध्वनि तरंगे कैसे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। क्लियर? याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर माध्यम दिया गया है और प्रकाश की चाल दी गई है। इससे भी संदर्भित कई बार प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं। याद रखिएगा, जो प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है वो होती है निर्वात में। ये बिल्कुल क्लियर कट आप याद रखेंगे। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10 की पावर 8। वहीं अगर हम बात करें जल में तो जल में प्रकाश की चाल 2.5 × 10 की पावर 8 होती है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10 की पावर 8 होती है और हीरे में प्रकाश की चाल 1.24 × 10 की पावर 8 होती है। और ये यहाँ पर जितने भी माध्यम दिए गए हैं ये इनका बिल्कुल सही क्रम भी है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है, जरा इस सूत्र को देखिए। नोट में लिखा हुआ है U = C/μ। यहाँ पर U उस माध्यम में प्रकाश की चाल है, C प्रकाश की निर्वात में चाल है और म्यू का मतलब अपवर्तनांक से है। याद रखिएगा, यहाँ पर आप एक बात गौर कर रहे हैं कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल का संबंध अपवर्तनांक के साथ व्युत्क्रमानुपाती का है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि अपवर्तनांक बढ़ेगा तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? याद रखेंगे, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल प्रकाश की निर्वात में चाल और अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होती है। क्लियर? अगला देखिए, अगला है प्रकाश की गति। याद रखिएगा, सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। और यदि हम ध्वनि की गति देख लें वायु में तो याद रखिएगा, अभी आपने देखा है कि ध्वनि निर्वात में तो नहीं गति कर सकता है, लेकिन ध्वनि की गति वायु में कितनी है? 332 मीटर प्रति सेकंड। याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वायु में प्रकाश का वेग किस पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा, वायु में प्रकाश का वेग प्रकाशिक घनत्व, तापमान और दाब पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, ये जो प्रकाशिक घनत्व है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि माध्यम का अपवर्तनांक, यानी अगर आप संकेतक के तौर पर देखेंगे तो ये माध्यम के अपवर्तनांक को संकेत करता है। क्लियर? अगला देखिए,
पूछा जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो याद रखिएगा 499 सेकंड या 8.3 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो सूर्य का प्रकाश है, यानी जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा है, वो किस में बदलती है। तो याद रखेंगे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि यदि मान लीजिए कि कोई माध्यम जितना अधिक सघन होगा तो उसमें प्रकाश की वेग कैसी होगी। तो याद रखेंगे माध्यम जितना सघन होगा उसमें प्रकाश की वेग उतनी ही कम होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी घनत्व का संबंध प्रकाश की वेग के साथ व्युत्क्रमानुपाती का होता है। यदि माध्यम सघन होगा तो प्रकाश का वेग कम होगा। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कैसा होता है। तो याद रखिएगा हमेशा कम होता है। यानी दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश से कम होता है। यहां प्रकीर्णन का मतलब बिखराव से है। क्लियर है। अगला देखिए, यहां पर आप दो फिगर देख रहे हैं। इन दो फिगर से बहुत से प्रश्न कवर हो जाएंगे, जरा इनको आप ध्यान से देखेंगे। ये जो फिगर है ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से संबंधित है। आइए जरा पहले फिगर पे जरा फोकस करते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि जो ऊपर वाला माध्यम है ये विरल है और ये माध्यम क्या है, सघन है। यहां पर जो आप लाइन देख रहे हैं ये वाली लाइन, ये क्या है, इसको अभिलंब कहते हैं। याद रखिएगा जिस माध्यम से पहले किरण आ रही होती है उसको कहते हैं आपतित किरण। क्लियर है। यानी विरल माध्यम से किरण आ रही है तो यानी उस साइड की जो किरण है उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जिस अगले माध्यम में वो जाएगी उसको कहते हैं अपवर्तित किरण। क्लियर है। यहां पर एक बात और याद रखिए कि यहां पर आप आई देख रहे हैं, यानी जो आपतित किरण है और अभिलंब के बीच में जो कोण है उसको क्या कर रहे हैं, उसको कहते हैं आपतन कोण, जिसको आई से प्रदर्शित किया गया है। वहीं अगर हम यहां पर अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है जिसको आपको आर से दिखाया गया है उसको आप कहते हैं अपवर्तन कोण। क्लियर है। ये तो पूरी बात रही इस पूरे फिगर के इंट्रोडक्शन से संबंधित। अब आपसे आपतन कोण पूछा जाए तब भी आप बता देंगे, यदि आपसे अपवर्तन कोण पूछा जाए तब भी आप बता देंगे। अब यहां पर जो मेन प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई भी प्रकाश की किरण यदि विरल से सघन माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब की तरफ झुकेगी या दूर जाएगी। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे देख रहे हैं कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब की तरफ क्या हो रही है, झुक रही है। क्लियर है। वो अभिलंब की तरफ यहाँ पर झुक रही है। ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब जरा आइए दूसरे फिगर को देखिए। यहां पर माध्यम ऊपर क्या हो गया है, सघन दिखाया गया है और यहां पर नीचे विरल दिखाया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। नाम सबके वही रहेंगे। पहले माध्यम में यदि कोई किरण है तो उसको आप वही आपतित किरण कहेंगे और जो दूसरे माध्यम में जब किरण आ रही है तो इसको आप अपवर्तित किरण कहेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण आई तो वो अविलंब से दूर हट रही है। क्लियर है। तो यहां पर याद रखेंगे जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है और उसका चाल बढ़ जाता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, केवल आप फिगर के माध्यम से इस बात को कवर कर लेंगे। अगला देखिए, यदि हम अपवर्तन के कुछ उदाहरण पर चर्चा कर लें। यहां पर एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि यदि जल में डूबी हुई छड़ को हम बाहर से देखें तो ये छोटी और सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा ये अपवर्तन के कारण होता है। अभी आपने पढ़ा है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की तरफ झुकी हुई प्रतीत होती है। यही कारण है इस छड़ के मुड़ी हुई प्रतीत होने का। क्लियर है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि पानी से भरे बर्तन में जब एक सिक्का डाला जाए तो सिक्का अपने वास्तविक स्थिति से उठा हुआ प्रतीत होता है। ये किसके कारण। तो याद रखिएगा ये भी अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना ये भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। यहां पर एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद जो सूर्य का दिखना है ये किसका उदाहरण है। तो याद रखिएगा ये भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। यहां पर एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है और आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन आज के बाद अब इस प्रकार के किसी भी प्रश्न को आप गलत नहीं करेंगे। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है, पूछा जाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना ये किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। क्लियर है। तो इन दोनों बातों को आप डिफरेंशिएट करके याद रखेंगे। अगला देखिए, यहां पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता ये तीनों बदल जाती है, लेकिन क्या अपरिवर्तित रहती है। तो आपका जवाब होगा प्रकाश की आवृत्ति ये अपरिवर्तित रहती है, यानी ये नहीं बदलती है। यहां से सीधे प्रश्न आपके यहां पूछे जाते हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि विसर्जन लैंपों, ट्यूबों और प्रतिदीप्ति बल्बों में कौन सी गैस भरी होती है। तो आपका जवाब होगा नियॉन गैस भरी होती है।
अगला है साबुन के झाग में चमकदार रंगों का बनना, ये किसके कारण है? तो याद रखिएगा, ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है, साबुन के झाग में चमकदार रंगों का बनना। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्रांतिक कोण से संबंधित है। जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। अभी आपने ऊपर जब प्रकाश का अपवर्तन देखा था तो उस फिगर में आपने आपतन कोण और अपवर्तन कोण इन दोनों को पढ़ा था। आइए इसको संक्षिप्त में आपको फिर से रिवीजन देके और यहां पर क्रांतिक कोण को समझाते हैं। देखिए, वहां पर आपने ये देखा था कि जब कोई भी किरण अपने प्रारंभिक माध्यम से जाती है तो उसको कहा जाता है आपतित किरण। यानी यहां पर जिसको मैंने अभी प्रदर्शित किया है, ये आपतित किरण है। और इस आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो थीटा कोण बन रहा है, इसी को आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे आपतन कोण। और जब ये किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तब इसको कहा जाता है अपवर्तित किरण। क्लियर है? ये है अपवर्तित किरण। और जब अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है, इसको क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं अपवर्तन कोण। क्लियर है? अब यही बात कही जा रही है कि जो आपतन कोण है उसको इस अंश पर रखा जाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, यानी ये 90 डिग्री हो जाए, ऐसा इस किरण को रखा जाए। इसका मतलब यह है कि यहां पर थीटा को इस आधार पर सेट किया जाए कि जो अपवर्तन कोण का मान है वो 90 डिग्री हो जाए। तो जो थीटा कोण बन रहा है इसी को आप कहेंगे क्रांतिक कोण। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसी से ये क्रांतिक कोण से ही ये कोरिलेट करता है। कहा जा रहा है कि जब सघन माध्यम से आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो जो पूर्ण आपतित प्रकाश की किरण है ये परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। क्लियर है? अब यहां पर ऊपर फिगर के माध्यम से देखिए, इस फिगर के माध्यम से आप देख रहे हैं कि यहां पर ये कोण था और ये एक क्रांतिक कोण बना हुआ था। अब इसको क्या किया गया? क्रांतिक कोण से इसका मान थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। तो जब ये बढ़ा दिया गया कोण का मान, तो ये आपतित प्रकाश की किरण परावर्तित होकर उसी सघन माध्यम में वापस लौट आई। इसी को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है? ये तो समझने की बात रही। अब ये देखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या क्या है और आपसे प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं। देखिए, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उससे प्रश्न क्या बनता है? आपसे पूछा जाता है कि हीरे से कांच में जो प्रकाश के जाने की स्थिति है उसमें कौन सा परावर्तन होता है? तो याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। यानी हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति बनती है। ठीक इसी प्रकार से प्रकाश तंतु, यानी जिसको आप इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, इस सिद्धांत पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कार्य करता है। यहां पर एक बात आप याद रखेंगे कि जो प्रकाश तंतु है जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत काम करता है, यहां पर सूचना प्रकाश तरंगों के माध्यम से भेजी जाती है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। और याद रखिएगा, यहां पर ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। यानी जो प्रकाश तंतु के माध्यम से जब आप सूचनाओं को प्रेषित करते हैं तो यहां पर ऊर्जा का उपभोग जो है वो क्या होता है? कम होता है। अगर आप पेट के अंदर जो परीक्षण करते हैं जिसको आप एंडोस्कोप कहते हैं, जिसमें एक तार के माध्यम से कैमरे को नीचे भेजा जाता है और अंदर की स्थिति का वो अवलोकन करता है, तो इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मृग मरीचिका का कारण इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। याद रखिएगा, मृग मरीचिका के कारण में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ साथ इसमें स्थलीताप और प्रकाश का अपवर्तन भी शामिल है। अगर पूछा जाए कि जो कटा हुआ हीरा जगमगाता है इसमें, तो याद रखिएगा इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और इसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। क्लियर है? तो ये बात भी यहां पर आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है होलोग्राफी। देखिए, होलोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें लेजर किरणों के द्वारा फोटोग्राफी के माध्यम से किसी वस्तु का त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल चित्र बनाया जाता है। इसी को होलोग्राफी कहते हैं। याद रखिएगा, होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। यदि हम होलोग्राफी के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग अभिलेखों को संचित करने और माइक्रोफिश में भी किया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है रोस्टर स्कैन का उपयोग। याद रखिएगा, रोस्टर स्कैन का उपयोग सीआरटी मॉनिटर। अब सबसे पहली बात कि सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है? तो कैथोड रे ट्यूब। तो जो रोस्टर स्कैन है इसका प्रयोग सीआरटी मॉनिटरों में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित किया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर जब फोकस करके प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित किया जाता है, ठीक है, सीआरटी मॉनिटर में, तो ये किसके द्वारा होता है? ये रोस्टर स्कैन का उपयोग करके किया जाता है।
अगला देखिए, याद रखिएगा रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार जाती है। यहां पर सभी पारदर्शी माध्यम का मतलब ठोस, द्रव या गैस से है। क्लियर है? तो याद रखेंगे रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार जाती है। अगला देखिए, यहां पर सीडी प्लेयर से जो ध्वनि उत्पन्न होती है इसके संदर्भ में प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा सीडी प्लेयर में प्रयुक्त लेंस पराबैंगनी लेजर प्रकाश को उत्सर्जित करता है जो सीडी की चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि जब हम सीडी को सूर्य के प्रकाश में देखते हैं तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। ये किसके कारण है? तो याद रखिएगा ये परावर्तन और विवर्तन के कारण होता है। क्लियर है? अगला देखिए, अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस किसका प्रयोग करती है? तो याद रखिएगा अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। याद रखिएगा यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक चलचित्र में पूरी फिल्म एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रेषित की जाती है, ऐसा क्यों है? तो याद रखिएगा एक चलचित्र में पूरी फिल्म एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड में प्रेषित की जाती है क्योंकि जो आंख की रेटिना है उस पर निर्मित होने वाला प्रतिबिंब उद्दीपन हटने के बाद 1/6 सेकंड बाद तक बना रहता है। क्लियर है? अगला देखिए, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा पृथ्वी का सतह वक्राकार है। अगला देखिए, यहां आपसे पूछा जा रहा है कि दूरदर्शन प्रसारण में जो श्रव्य संकेत हैं इनके प्रेषण के लिए किस तकनीकी का प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों के प्रेषण के लिए आवृत्ति मॉड्यूलन अर्थात फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न आंख की रेटिना से संबंधित है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहां पर जितने पॉसिबल प्रश्न हैं उनको एक ही जगह कोरिलेट करते हैं। देखिए सबसे पहला मूलभूत प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है कि आंख के किस हिस्से पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपका जवाब क्या होगा? रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो याद रखिएगा ये उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। तो ध्यान रखेंगे कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि जो रेटिना है वो कैमरे की किस तरह से कार्य करता है? तो याद रखिएगा रेटिना कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक आंख की अपेक्षा दोनों आंख का होना अधिक उपयुक्त है, क्यों? याद रखिएगा दोनों आंख का होना इसलिए उपयुक्त है क्योंकि प्रतिबिंबों की प्राप्ति में सममिति सटीक होती है और गहराई और दूरी की शुद्धतम अनुमान लगता है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मनुष्य का जो कान है वो कितने हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुनने में सबसे सुग्राही है? तो याद रखिएगा मनुष्य का कान 1000 से 5000 हर्ट्ज की आवृत्ति को सुनने में सबसे सुग्राही है। एक प्रश्न और यहां पर बनता है कि हमारे कानों द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कब तक रहता है? तो याद रखिएगा ये 1 सेकंड के 1/10वें भाग तक हमारे मस्तिष्क पर उस ध्वनि का प्रभाव बना रहता है। अगला है, पूछा जा रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य सीधे देखने से आंख को क्षति होती है, किसके कारण? तो याद रखिएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को देखने पर आंख में क्षति होती है परावैंगनी किरणों के कारण। परावैंगनी किरणों को इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट लाइट कहते हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी तारे का रंग किसको दर्शाता है? तो याद रखिएगा किसी तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। क्लियर है? याद रखेंगे ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। याद रखिएगा सर्वाधिक गर्म तारे का रंग नीला और सबसे कम गर्म तारे का रंग लाल होता है। ध्यान रखेंगे यहां पर गलत होने की संभावना है। ध्यान रखेंगे सर्वाधिक गर्म तारा नीले रंग और सबसे कम गर्म तारा लाल रंग दिखाई देता है। यदि हम यहां पर क्रम को देख लें तो यहां पर नीला, फिर नीला श्वेत, श्वेत, श्वेत पीला, पीला, नारंगी और लाल, ये यहां पर एक सही क्रम है। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण है यानी विसरण कहें, प्रसार कहें या प्रकीर्णन कहें, ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा ये धूल कणों के कारण होता है। अगला देखिए, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है वो कितने विभिन्न रंगों का मिश्रण है? तो याद रखिएगा 7 विभिन्न रंगों का मिश्रण है। याद रखिएगा जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न वर्णों में विभाजित होता है। आप नीचे उदाहरण देखिए, यहां पर जब एक श्वेत प्रकाश को इस प्रिज्म से गुजारा जा रहा है
तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न वर्णों में विभाजित भी है और ये आधार की ओर झुके हुए भी हैं। क्लियर? अब यहां पर एक क्रम देख लीजिए, आप विबग्योर के नाम से परिचित हैं। ये एक सही क्रम है वर्णों का। वी फॉर वायलेट अर्थात बैगनी, आई फॉर इंडिगो यानी जामुनी, बी फॉर ब्लू यानी नीला, जी फॉर ग्रीन अर्थात हरा, वाई फॉर येलो अर्थात पीला, ओ फॉर ऑरेंज अर्थात नारंगी एंड आर फॉर रेड अर्थात लाल। ये यहां पर विभिन्न वर्ण के किरणों का सही क्रम है। अब यहां पर एक चीज देखिए, अब आपसे यहां पर प्रश्न क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैगनी रंग के प्रकाश की किरण का। देखिए, ये जो बैगनी रंग का प्रकाश की किरण है, ये विक्षेपण इसमें सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, इसमें विक्षेपण ज्यादा होता है, आवृत्ति ज्यादा होती है और ऊर्जा ज्यादा होती है। क्लियर है? यानी बैगनी रंग की जो प्रकाश की किरण है, ये सबसे ज्यादा परावर्तित होती है। क्लियर है? अगर हम तरंगदैर्ध्य की बात कर लें तो बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है। इसका तरंगदैर्ध्य कितना है? 4 × 10⁻⁵ क्लियर है? आप देखिए, जैसे जैसे आप रेड की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये सभी चीजें अपोजिट होती चली जाएंगी, यानी इन सभी के मान में वृद्धि होती जाएगी। और जब आप लाल रंग पर पहुंचते हैं तो यहां पर लाल रंग को आप देखेंगे कि इसका विक्षेपण सबसे कम हो जाएगा, आवृत्ति सबसे कम और ऊर्जा भी सबसे कम किसकी? लाल रंग की होती है। लेकिन लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। कितना? 7.5 × 10⁻⁵ क्लियर है? तो यहां से जो इन संक्षिप्त में यहां पर लिखा गया, यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं। क्लियर है? आइए जरा यहां पर कुछ नोट करके कुछ बातें लिखी गई हैं, इसको भी देखिए। पहला नोट लिखा गया कि प्रकाश का जो रंग है वो तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। ध्यान रखेंगे, प्रकाश का रंग तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। और याद रखिएगा, ये जो विबग्योर है, यही इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम भी है। अगले नोट में लिखा है कि तरंग की ऊर्जा उसके तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर अगर तरंगदैर्ध्य कम है तो इसकी ऊर्जा क्या है? अधिक है। क्लियर है? यानी बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य कम होती है तो इसकी ऊर्जा अधिक होती है। क्लियर है? तो ये स्पष्ट हो गया कि तरंग की जो ऊर्जा है वो उसके तरंगदैर्ध्य से व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है कि प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर एक सीधी सी बात याद रखेंगे कि तरंग की ऊर्जा और उस तरंग का जो प्रकीर्णन है वो उस तरंग के तरंगदैर्ध्य से व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका कहने का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव, यानी रंगों का बिखराव। यानी जिसका तरंगदैर्ध्य, जैसे यहां पर बैगनी रंग को ले लीजिए, बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम है, इसका मतलब क्या है कि इसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, यानी बैगनी रंग का बिखराव ज्यादा होगा। क्लियर है? अब जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, जब आप लाल रंग पर पहुंचे तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका प्रकीर्णन क्या होगा? लाल रंग का सबसे कम होगा। और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि लाल रंग का बिखराव सबसे कम होता है। यही कारण है कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन कम होता है, यही कारण है कि ट्रैफिक लाइट हो, ट्रेन के पीछे लाइट हो या टावर के ऊपर जो लाइट लगी होती है वो रेड कलर की होती है, लाल रंग की होती है। क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम है, यानी बिखराव कम होगा। तो बिखराव कम होगा तो दूरी तक वो दिखाई देगी। अगर हम ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप अभी देख रहे हैं कि बैगनी, जामुनी और नीला, इन सभी का क्या है? तरंगदैर्ध्य कम है। तो तरंगदैर्ध्य कम है तो इसका मतलब प्रकीर्णन ज्यादा होगा। तो यहां से प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आपके ऑप्शन में लिखा रहेगा नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक है, इसीलिए, और वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगले नोट में लिखा हुआ है कि सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग का दिखना प्रकाश का प्रकीर्णन है। अभी मैंने वहां पर इस प्रश्न को कोरिलेट किया था। याद रखेंगे, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। अगला है, पूछा जा रहा है कि जो इंद्रधनुष बनता है वो, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं? तो याद रखिएगा, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के द्वारा वर्ण विक्षेपण का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो क्या है? इंद्रधनुष। क्लियर? यानी इंद्रधनुष की जो स्थिति बनती है उसमें परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन जिम्मेदार है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में जो प्रकाश संश्लेषण है ये किसके द्वारा होता है और ये जो किया जाता है इसमें किस विकिरण का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग, अदृश्य भाग का मतलब कहाँ है? यानी जहां पर सूर्य का प्रकाश न हो। जैसे उदाहरण स्वरूप, जैसे गहरे समुद्र में देखिए, तो गहरे समुद्र में तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, यानी वहां पर सूर्य के प्रकाश का अदृश्य भाग है। तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? पहली बात, और वो किस विकिरण के द्वारा? तो याद रखिएगा, वहां पर प्रकाश संश्लेषण जीवाणु के द्वारा होता है। क्लियर है? ये भी प्रश्न पूछा गया है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा। किस बैक्टीरिया? तो उदाहरण स्वरूप आप ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का नाम बताएंगे।
और ये अवरक्त किरणों के प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जो अंतरिक्ष यात्री है उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो याद रखिएगा उनको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हरे रंग की घास हमें हरे रंग की क्यों दिखाई देती है? अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई हरे रंग की घास है तो वो हरा ही तो दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर प्रश्न को समझिए। पूछा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसका रंग जो है वैसा ही रंग हमको दिखता क्यों है? तो याद रखिएगा क्योंकि उस वस्तु के द्वारा उसी रंग के प्रकाश को परावर्तित किया जा रहा है, तो वही हमारी आंखों पर पड़ता है, इसीलिए हमको वो वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। सेम यहाँ पर भी है कि वो हरे रंग की घास है और वो हरे रंग का ही प्रकाश परावर्तित कर रही है जो हमारी आंखों पर पड़ रही है, इसीलिए हमको उस घास का रंग हरा दिखाई देता है। क्लियर? अगला देखिए, प्रसारी विश्व की संकल्पना जो है वो किस पर डिपेंडेंट है? तो याद रखिएगा प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और ये किससे प्रेरित है? डॉपलर प्रभाव से प्रेरित है। आगे देखिए, दर्पण से संबंधित प्रश्न है और दर्पण से संबंधित प्रश्न भी आपके यहाँ बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण को भी समझेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है इसको भी देख लेंगे ताकि जितने भी संभावित प्रश्न है वो सब कवर हो जाए। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि उत्तल दर्पण क्या है। तो याद रखिएगा ये एक गोली दर्पण है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह से, उत्तल सतह का मतलब उभरी हुई सतह से होता है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि ये जो सतह है, उभरी हुई सतह है, यहां से प्रकाश का परावर्तन होता है तथा इसमें जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, ये आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तल दर्पण का उपयोग, तो याद रखिएगा जो वाहनों की पश्च दृष्टि दर्पण होती है, जिसको इंग्लिश में आप रियर व्यू मिरर कहते हैं, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। साधारण भाषा में समझ लीजिए कि जो आपने फोर व्हीलर वगैरह में देखा होगा कि जो साइड शीशा होता है जिसमें से पीछे की गाड़ियों को वॉच किया जाता है, इसमें कौन सा दर्पण होता है? इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है अवतल दर्पण यानी नतोदर दर्पण। याद रखिएगा ये गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह यानी अंदर के भाग से होता है। क्लियर है? अगर हम अवतल दर्पण के उपयोग की बात कर लें, यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं, तो याद रखिएगा दंत चिकित्सक, नाक कान गला वाले चिकित्सक ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं वस्तु को बड़ा करके देखने में। क्लियर? याद रखिएगा टार्चों, वाहनों की हेडलाइट और सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी तरह से जब आप सेविंग कराने जाते हैं, यानी जब हजामत वाला जो दर्पण होता है वो कैसा होता है? वो भी अवतल दर्पण होता है। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो छाता है उसका ऊपरी भाग किस रंग का होना चाहिए, पहली बात, और क्यों उस रंग का होना चाहिए? तो याद रखिएगा जो छाते का ऊपरी भाग है वो सफेद रंग का होना चाहिए और नीचे का भाग काला होना चाहिए। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो श्वेत रंग का प्रकाश है वो पूर्णतः परावर्तक होता है। ठीक है? यानी इसीलिए कहा जाता है कि जो गर्मी में कपड़े पहने तो वो श्वेत रंग से रिलेटेड हो या श्वेत रंग का कपड़ा हो, तो वो क्या करता है? सूर्य की जो ऊष्मा है उसको परावर्तित कर देता है। यही कारण बताया जा रहा है कि जो छाते का ऊपरी भाग है वो सफेद होना चाहिए और नीचे का काला, और काला रंग जो होता है ये क्या करता है? ये अवशोषक का कार्य करता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखिएगा खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक यानी आभासी होता है और बड़ा होता है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच यदि किसी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो याद रखिएगा दो समांतर दर्पणों के बीच यदि किसी वस्तु को रखेंगे तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। क्लियर है? यहां पर एक सूत्र है, इसको देख लीजिए कि जब दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हों तो उनके द्वारा उनके मध्य रखी गई वस्तुओं की प्रतिबिंब की जो संख्या है वो 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 के बराबर होगी। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखेंगे, यहां से सीधे प्रश्न आपके यहां पूछ लिए जाते हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण पर घूर्णित किया जाए तो जो परावर्तित किरण है उसका घूर्णन कितना होगा? तो याद रखिएगा उसका 2 थीटा घूर्णन होगा। यानी जब किसी दर्पण को थीटा कोण पर घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन 2 थीटा होता है। अगला देखिए, याद रखिएगा आपसे पूछा जाता है कि इंद्रधनुष कितने समय पर नहीं दिखाई देता है? तो याद रखिएगा दोपहर 12 बजे जब सूर्य की किरणें आपके सिर के लंबवत होती हैं तो उस समय आपको इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा कि जो इंद्रधनुष है वो हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। यहां से भी आपको, इस कॉन्सेप्ट से भी कई प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अगला है समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में एक बात याद रखिएगा कि जो समतल दर्पण है उसके एक तरफ रजत धातु की चमकीली सीट लगी होती है। उदाहरण के लिए जब आप श्रृंगार मेज में जो
दर्पण प्रयोग होता है उसको देखेंगे तो वो समतल दर्पण होता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण में जो हमारे चेहरे का प्रतिबिंब बनता है वो आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है? अब अगला देखिए, समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो दर्पण में अपने पूरे प्रतिबिंब को देखना चाहता है, तो जो समतल दर्पण है उसकी न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई है वो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। यहां से भी आपके बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो अनंत होती है। क्लियर है? अगला देखिए, लेंस से संबंधित प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि लेंस की जो क्षमता का मात्रक है वो क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। याद रखिएगा, यहां पर एक सूत्र है, P बराबर 1/f। P यहां पर लेंस की क्षमता है और f क्या है? फोकस दूरी है जो कि मीटर में हो। क्लियर है? तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, यहां से इस सूत्र पर आधारित प्रश्न भी पूछे गए हैं। अगला है उत्तल लेंस। याद रखिएगा, जो उत्तल लेंस होता है इसकी क्षमता धनात्मक, पहली बात। दूसरी बात, ये जो उत्तल लेंस है ये केंद्र पर मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। क्लियर है? यानी बीच की स्थिति जो होती है इसकी मोटी और किनारों पर ये पतला होता है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और उत्तल लेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, जो लोग दूर दृष्टि दोष से ग्रसित होते हैं उनके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। आप सभी जानते हैं कि दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को नजदीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछा गया आपसे कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किसके बने होते हैं? तो याद रखिएगा, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस उत्तल लेंस के बने होते हैं। क्लियर? अगला देखिए, अवतल लेंस के बारे में। याद रखिएगा, अवतल लेंस जो होता है इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है, पहली बात। और जो अवतल लेंस है ये केंद्र में पतला होगा और किनारों पर मोटा होता है। यदि हम अवतल लेंस के अन्य नाम को देखें तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को नतोदर लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को इंग्लिश में कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है? ऐसे व्यक्ति जिनको दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है उसको कहा जाता है निकट दृष्टि दोष और उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, जिनको निकट दृष्टि दोष है उनके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, उनको कहा जाता है मायोपिया। क्लियर है? एक बात और याद रखिएगा कि जो जल में वायु का बुलबुला है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो आपका जवाब होगा अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला देखिए, याद रखिएगा, आंख में एक कोन फोटो रिसेप्टर होता है। ये जो कोन फोटो रिसेप्टर है ये तीव्र प्रकाश की स्थिति में कार्य करने के लिए अनुकूल बनाता है। उसी प्रकार से एक आंख में रॉड रिसेप्टर होता है। ये जो रॉड रिसेप्टर है ये अंधेरे में कार्य करने के लिए अनुकूल बनाता है। यहां से देखिए सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कि जब कोई व्यक्ति तीव्र प्रकाश से अंधेरे कमरे में जाता है तो उसको कुछ समय तक स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे जब कुछ समय बीतता है तो उसको दिखना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा क्यों? तो इसका कारण अभी ऊपर दिए गए एक्सप्लेनेशन से कोरिलेट है। जब आप तीव्र प्रकाश में होते हैं तो आपकी रोडोप्सिन का मतलब रॉड रिसेप्टर से जो स्रावित हो रहा है, रोडोप्सिन जो है ये समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि तीव्र प्रकाश में कोन फोटो रिसेप्टर कार्य करता है। क्लियर है? तो वहां पर रॉड रिसेप्टर जो है वो क्रियाशील नहीं है। लेकिन जब आप अंधेरे कमरे में आते हैं तो अंधेरे कमरे में देखने के लिए क्या होना चाहिए? रॉड रिसेप्टर एक्टिवेट होना चाहिए। अब जब अंधेरे कमरे में आप पहुंचे तो कुछ समय बाद जब ये रोडोप्सिन धीरे धीरे विचरण इसका प्रारंभ होता है, यानी इसका जो पुनः संश्लेषण होता है, तब आपको चीजें धीरे धीरे दिखनी प्रारंभ होती हैं। क्लियर है? अगला देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आंख में संकेंद्रण किस वजह से? तो याद रखिएगा, आंख में संकेंद्रण लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, यह 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि आंख में कौन सी ऐसी मांसपेशी है जिसके शिथिलन और संकुचन से आंख की लेंस की मोटाई परिवर्तित होती है और फलस्वरूप फोकल दूरी परिवर्तित होती है? तो याद रखिएगा, मांसपेशी का नाम है सिलियरी। ये जो सिलियरी मांसपेशी है इसमें शिथिलन और संकुचन से आंख की लेंस की मोटाई परिवर्तित होती है और इसके फलस्वरूप फोकल दूरी परिवर्तित होती है। याद रखेंगे। अगला देखिए, जो अगला प्रश्न है वो अभी जो पूर्व में एक सूत्र की चर्चा मैं कर रहा था उसी से कोरिलेट करके है। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी चश्मे के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो अभी आपने पढ़ा था कि फोकस दूरी अर्थात P बराबर 1/f मीटर में।
यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो सेंटीमीटर में दिए गए हैं। आपने देखा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप जब f को देखेंगे यानी फोकस दूरी को, तो ये क्या हो जाएगा 100/2, क्योंकि यहाँ पर p का मान 2 डायोप्टर दिया गया, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर C विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो सूर्य की किरणों में जो यानी धूप के समय में बचने के लिए जो चश्मे का इस्तेमाल होता है, उसका पावर कितने डायोप्टर होता है? तो याद रखिएगा धूप के चश्मे में पावर 0 डायोप्टर होता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि समान फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस और दूसरे अवतल लेंस को यदि हम सटा कर रखें तो क्या होगा? तो याद रखिएगा समान फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस और दूसरे अवतल लेंस को जब आप सटा कर रखेंगे तो कांच की समतल चादर की भांति वो व्यवहार करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका प्रतिबल शून्य होगा। अभी आपने क्षमता पढ़ी थी कि उत्तल धनात्मक और अवतल लेंस जो है ये ऋणात्मक क्षमता का होता है। तो जब धनात्मक और ऋणात्मक को एक जगह करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? परिणाम उसका शून्य हो जाएगा। इसीलिए वो कांच की समतल चादर की भांति व्यवहार करेगा। क्लियर है? अगला देखिए, देखिए हर एक चीज एक दूसरे से कोरिलेट है। अगला प्रश्न है जो कैमरे का उद्भाषण है यानी जो उसकी चमक है वो किस पर डिपेंड होती है? तो याद रखिएगा कैमरे का जो उद्भाषण है वो कैमरे के द्वारक के क्षेत्रफल और समय पर निर्भर करता है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग होते हैं और इन प्राथमिक रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो सफेद रंग का प्रकाश बनता है। याद रखिएगा जो रंगीन टेलीविजन है वो इन्हीं 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बनते हैं। किसके किसके? लाल, हरा और नीला। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दृष्टि भ्रम से संबंधित घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा जब शाम के समय यानी गोधूली बेला के समय सूर्य का बड़ा दिखना ये क्या है? ये दृष्टि भ्रम है। उषा काल में सूर्य का लाल दिखना ये भी दृष्टि भ्रम है। और जो तारे देखते हैं कि टिमटिमाते हुए दिखते हैं, इसका मतलब कि वो उनका प्रकाश बीच-बीच में बंद हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो निरंतर एक समान चमकते हैं, ये भी एक प्रकार का दृष्टि भ्रम है। क्लियर है? तो इस प्रकार आपने यहाँ पर प्रकाश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको कवर किया। कॉन्सेप्ट के साथ-साथ फैक्ट को सम्मिलित करते हुए उस पूरे टॉपिक पर पकड़ बनाने का प्रयास किया गया है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।